नमस्कार साथियों। तो हम लोगों ने सेल पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में। सेल की मैंने उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। उसी से आगे हम आप क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लिखा हुआ है, दूसरा पढ़ेंगे हम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मतलब इसको और अन्य किस नाम से जानते हैं और इसकी खोज किसने की। तो पहला हम देखेंगे यही गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं और इसकी खोज है कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी। इसमें आपको याद करने का कुछ ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि गोल्जी इसमें भी पीछे लिखा हुआ है, इसमें भी गोल्जी है आगे से, गोल्जी बॉडी। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। और इसके जो और अन्य नाम है, तो इसको हम और कितने अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इसको सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। सेल का क्या कहा जाता है इसको? और क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये पूछा गया है कि ट्रैफिक पुलिस किसको जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्जी बॉडी को जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिस। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको मतलब हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आप मतलब इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर ऑफ सेल, मतलब ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। अब कैमिलो गोल्जी ने सन वैसे आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन आप फिर भी सन को नोट डाउन कर लीजिए कि मतलब इसकी खोज किस सन में की गई थी। तो कब की गई थी? 1897 में की गई थी। अब गोल्जी बॉडी का जो है, तो वो सेल में कार्य क्या है, क्या करता है गोल्जी बॉडी? तो गोल्जी बॉडी हमारी बॉडी में क्या करता है? एक मतलब परिवहन का कार्य करता है, मतलब बॉडी में हमारे बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ये क्या करता है? जैसे कि हमने बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है, हमें बहुत ज्यादा थकान हो गई है। अब हमें जैसे कि हम जैसे बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो किस चीज की थकान होगी? अब हमारी मतलब जीभ जो थक जाएगी। अब जब थक जाएगी, इसकी एनर्जी है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो हम मतलब बोलते बोलते एकदम लुथराने टाइप के लगेंगे। तो गोल्जी बॉडी का ये काम होता है कि और जो अन्य पार्ट है उसको, मतलब जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो वो उस जगह से एनर्जी हमारी मतलब किसको प्रोवाइड करा देगा? जिस अंग को बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जीभ को जरूरत है, तो वो जीभ के यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। और जैसे कि प्रोटीन जिस जगह को जरूरत है, उस जगह को प्रोटीन प्रोवाइड करा देगा। उसका यही काम होता है। वो यही देख रहता है कि किस ऑर्गन को किस चीज की आवश्यकता है, तो वो उसी जगह में उस चीज को लेकर के चला जाता है। तो गोल्जी बॉडीज का आपने वर्क समझ लिया कि क्या होता है। तो इसका क्या कार्य होता है? प्रोटीन तथा ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह में परिवहन करना ही इसका कार्य होता है। अब जैसे हम ये तो कहते नहीं है कभी कि मतलब हम अगर हमारा थकता है तो पूरी बॉडी में थकान होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरी कमर दर्द है तो मुझे सिर्फ कमर का बस आराम दे दीजिए, या कमर मतलब लेटते हैं तो हम पूरी बॉडी लेटेगी तब कमर को आराम मिलेगा। तो ऐसे इसका क्या कार्य होता है? सभी जगह बैलेंस, मतलब जितनी जहां जिसकी जितनी जरूरत है सबको एकदम बैलेंस में बना करके रखता है। तो गोल्जी बॉडीज को और मतलब हम अन्य नाम भी इसके मतलब अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। जैसे कि हम इसको डाल्टन मतलब कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, बेकर्स बॉडी भी कह सकते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं इसको। अब इसका मतलब गोल्जी बॉडी का बस इतना ही आपका, यही आपको बस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका अन्य ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसका कार्य बस इतना लिख लीजिए। इसका कार्य क्या है? परिवहन करना, या बॉडी में क्या है? बैलेंस बना करके रखना। फिर इससे आगे जाएंगे हम, तो आगे इससे क्या मैंने लिखा हुआ, थर्ड नंबर है ये। और ये मतलब सिक्रेशन का ही हो गया, मतलब शिराओं का भी कार्य करता है। रासायनिक, जब सेल की रासायनिक क्रिया होती है तो विशेषकर सिक्रेशन से संबंधित भी होता है ये। नंबर थ्री अब हम देखेंगे। नंबर 3 मैंने लिखा है अंतःप्रदत्ति जालिका। इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 नंबर 3 मैंने लिखा है अंतःप्रदत्ति जालिका। इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। 4 नंबर 4 मैंने लिखा है अंतःप्रदत्ति जालिका। इसको क्या कहते हैं?
रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? अंतःप्रदत्वीय जालिका। तो सर्वप्रथम अंतःप्रदत्वीय जालिका को किसने देखा? पहला मतलब पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो गार्नियर ने देखा। सर्वप्रथम किसने देखा? गार्नियर ने देखा। किसने देखा? गार्नियर ने देखा। तो गार्नियर ने जब इसको देखा तो इसको मतलब कुछ कहा भी होगा। इसको क्या कहा? इर्गेस्टोप्लाज्म। क्या कहा उसने? इसको इर्गोस्टोप्लाज्म, इसको इर्गोस्टोप्लाज्म कहा। ठीक है। इसके बाद इसकी खोज किसने की? अंतःप्रदत्वीय जालिका की खोज किसने की? तो इसकी खोज है पोर्टर ने की। किसने की? पोर्टर ने की। और कब की? 1945 में की। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की 1945। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा देंगे। ये बहुत एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसको। और पोर्टर ने ही अंतःप्रदत्वीय जालिका के बारे में विशेष अध्ययन किया, इसकी गहराई तक पहुंचा और इसको क्या नाम दिया? इसको अंतःप्रदत्वीय मतलब ER, इसको शॉर्टकट में इसने ER कहा। क्या क्या नाम दिया? एंडोप्लाज्मिक, जिसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन्होंने इसमें पोर्टर ने क्या की? 1945 में इसकी खोज की। अब आपसे पूछ लेगा कि अंतःप्रदत्वीय जालिका को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सर्वप्रथम किसने देखा? तो सर्वप्रथम गार्नियर ने देखा और इसको क्या नाम दिया? तो एर्गोस्टोप्लाज्म कहा। और इसकी खोज पोर्टर ने 1945 में की, ER नाम दिया। ये शॉर्ट नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहा जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया? तो पोर्टर ने दिया। इसकी खोज भी फिर किसके अंतर्गत आ जाएगी? पोर्टर के ही अंतर्गत आ जाएगी। अब जैसे कि इसको मतलब क्या कहा जाता है? सेल का क्या इसको कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसको सेल का क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के नाम से भी जानते हैं। इससे सेल का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। यही इस तरह बिल्कुल सेल का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है? तो आपको तुरंत लगा देना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सेल का कंकाल, इसे सेल का कंकाल भी कहा जाता है। ठीक है। कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। तंत्र भी पूरा लिख दिया मैंने, कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल में, कोशिका में जो पदार्थों के परिवहन होता है तो उसमें भी इसकी सहायता रहती है, इसका सहयोग रहता है। ये पूरी हेल्प करता है, उसमें मदद करता है। फिर रेटिकुलम शब्द, अब रेटिकुलम अर्थ जुड़ा है ना यहाँ पे रेटिकुलम कि रेटिकुलम का अर्थ क्या है? तो रेटिकुलम का जो अर्थ है ये है क्या है? एक जाल है जो कहाँ पर होता है? रेटिकुलम कहाँ पर होता है? अब जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो ये क्या है? एक जाल होता है जो क्या है? केंद्रक, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसी से क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सटा हुआ, मतलब एकदम लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेम्ब्रेन की ही व्याख्या करता है क्योंकि उससे सटा रहता है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की क्या करता है? व्याख्या करता है। और इससे बस इतना ही पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि इसके ऊपर जो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो रेटिकुलम भी मतलब इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है? इसमें यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ ऐसे, जैसे ये सोचो इधर से हमने 20 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है? तो 2 टाइप्स का होता है। एक साइड हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम S
ई आर, ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आर ई आर। आप फुल फॉर्म इसका लिख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ सबसे ही क्या होता है, वो चिकना होता है। उसमें क्या है, जो जो चीज चिकनी होती है तो वो क्या होती है, फैट होती है। चिकना मतलब वसा चिकना होता है ना, तो ये किसका संश्लेषण करेगा, स्मूथ वाला जो पार्ट है वो वसा का संश्लेषण करेगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो थोड़ी सा कणिका युक्त होता है। उसमें क्या है, ऐसे कण पाए जाते हैं। ये किसके कण होते हैं, ये राइबोसोम के कण होते हैं। ये किसके कण होते हैं इसके अंदर, ऐसे ये राइबोसोम के कण होते हैं। किसके हो गए, राइबोसोम के। तो राइबोसोम किसका उत्पादन करता है, सब जानते हैं कि प्रोटीन का उत्पादन करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो भी क्या कर, वो उसका भी क्या कार्य रहेगा, वो किसका संश्लेषण करेगा, तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, या प्रोटीन को संश्लेषित करेगा या उत्पादित करेगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं उसको उत्पादित करेगा, जो राइबोसोम के कण हैं वो प्रोटीन को उत्पादित करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इतना समझ में आ गया आप लोगों के। फिर आगे इसमें देखते हैं, इसमें है जो राइबोसोम का, इसमें कोई कण नहीं पाया जाता। इसमें आपको कोई कण दिख रहा है, देखो मैंने एकदम प्लेन भाग बनाया है, तो ये क्या है, स्मूथ है। स्मूथ है मतलब इसको चिकनी अंतः प्रदप्पी जालिका कहेंगे, इसको खुरदरी अंतः प्रदप्पी जालिका कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जब इसमें क्या कहते हैं, बसा होगा, तो बसा जहां पर होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन का संग्रहण करेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन में भी बसा होता है। और वो इसमें क्या होगा, ग्लाइको प्रोटीन के कण चिपके रहते हैं, जो ये बिंदुओं पर ऐसे, यहाँ भी ऐसे चिपके रहेंगे, ग्लाइको प्रोटीन के कण ये चिपके रहते हैं। अब इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम आगे चलेंगे उससे। अब हम देखेंगे राइबोसोम। नेक्स्ट है राइबोसोम, इसको मैं रफ कर देती हूँ। इतना समझ में आ गया कि अंडा प्रदप्पी जालिका किसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। सर्वप्रथम इसको किसने देखा, तो गार्नियर ने देखा, और इसकी खोज पॉटर ने 1945 में की, और ईआर नाम दिया सेल का। इसको कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। ये 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना आपको। और ये है, ये किसका संश्लेषण करता है, तो ये किसका करेगा, वसा का। वसा का मतलब फैट का। ये किसका करेगा, प्रोटीन का। ठीक है, क्योंकि इसमें राइबोसोम में कण पाए जाते हैं, इस वजह से ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब आगे देखेंगे। अगर आपको मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब 4th नंबर है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम को की खोज किसने की थी, पहला क्वेश्चन। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, इसकी खोज जॉर्ज एमिल पैलेट, हम इसको पैलेट भी कह सकते हैं। तो इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, जॉर्ज एमिल पैलेट। कब की थी, ठीक है, जॉर्ज एमिल पैलेट ने की थी। कब की थी, 1955 में की थी। ये रोमानिया के एक जीव वैज्ञानिक थे। जो जॉर्ज एमिल पैलेट है वो क्या है, रोमानिया के एक जीव वैज्ञानिक थे। इसको पैलेट नाम क्यों दिया, क्योंकि राइबोसोम में क्या है, पैलेडे नाम के कण होते हैं। जो कण होते हैं उनका नाम भी उन्होंने फिर क्या रखा, जो कण पाए जा रहे थे उनको पैलाडे नाम रख दिया। क्या रख दिया, पैलाडे कण। जो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उनको पैलाडे कण कहा जाता है। फिर इसके बाद पैलेट को ही
इसी मतलब इसमें क्या 1974 में एक नोबेल पुरस्कार भी मिला, उसको नवाजा गया। और इन्होंने राइबोसोम नाम कब दिया, ये भी पूछा जा सकता है कि राइबोसोम नाम कब दिया गया। राइबोसोम नाम मैंने लिखा हुआ है कि राइबोसोम नाम कब दिया, तो राइबोसोम नाम 1958 में रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया। किसने दिया? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया। अब आपको यहाँ तक समझ में आया कि राइबोसोम को, इसमें और क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम को सेल का क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को सेल का क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन को ही उत्पादित करता है, तो इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। इससे आप आगे ही आप मतलब इसमें आगे बढ़ेंगे, आप आगे और देखेंगे कि राइबोसोम को और क्या क्या कहा जाता है और ये मतलब क्या कार्य करता है। तो जब प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो ये क्या कार्य करेगा? प्रोटीन का ही उत्पादन करेगा। इसे हम और अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको हम इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन ऑफ सेल। प्रोटीन की फैक्ट्री तो कहते ही है, अब मतलब नए उसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसे सेल का और क्या कहा जाता है? इसे इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजन ऑफ सेल, मतलब कि कोशिका, सेल का इंजन कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री आपको पता है, इसे ऑर्गेनेल्स विथ ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स विथ ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल विथ ऑर्गेनेल। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स विथ ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। जो राइबोसोम है वो सेल की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई नहीं, संरचना होती है। राइबोसोम क्या है? यह सेल की सबसे छोटी संरचना होती है। आप यहाँ यही लिख लीजिए, यह सेल की सबसे छोटी संरचना होती है। क्या होती है? सबसे छोटी संरचना होती है। ठीक है। इसमें आरएनए की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होती है? किसकी मात्रा अधिक होती है? राइबोसोम में आरएनए की मात्रा अधिक होती है। आरएनए की मात्रा अधिक होती है। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। आरएनए की मात्रा अधिक होती है, चाहे मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। आरएनए की मात्रा अधिक होती है। आरएनए की मात्रा अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है, आप इतना समझ गए कि इसमें और क्या क्या होता है। और समस्त सेल का 60% प्रोटीन इसी में पाया जाता है। जितने भी सेल हैं तो समस्त सेल का कितना परसेंट? 60% प्रोटीन इसी राइबोसोम में पाया जाता है। प्रोटीन इसी में पाया जाता है। क्योंकि राइबोसोम के बारे में ही लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समस्त सेल का सॉरी यहाँ पे का छूट गया, का 60% प्रोटीन इसी में पाया जाता है। आपको समझ में आ गया कि राइबोसोम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो राइबोसोम पहला पूछेगा कि राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलेट ने की। कब की? तो आपको तुरंत बताना है, 1955 में की। राइबोसोम नाम कब दिया गया? तो राइबोसोम नाम 1958 में रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ये हमेशा
में हमेशा पूछा जाता है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, किसी में भी तुरंत पूछा जाता है। और ये भी हमेशा पूछा जाता है कि सबसे छोटी संरचना क्या होती है, तो तुरंत आपको बताना है सबसे छोटी संरचना जो होती है वो होती है किसकी, राइबोसोम। इम्पोर्टेंट, आप इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहला खोज जॉर्ज एमिल पेलेट ने की, फिर इसको राइबोसोम नाम 1958 में रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया। इसको किसकी, सेल की, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ऑर्गेनेल्स विथ ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। और यह सेल की सबसे छोटी संरचना होती है। इसमें आरएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। समस्त सेल का 60% प्रोटीन इसी में पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि राइबोसोम आप पूछे, मैंने आपको जो जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार। पहला हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज का क्या कार्य था, परिवहन का कार्य था, बैलेंस बनाने का कार्य था। ये हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन और ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करता है। इधर से उधर जहां जिसको जरूरत होती है उधर पे ले जा करके छोड़ देता है, उस भाग को प्रोवाइड करा देता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी, गोल्जी बॉडी की 1897 में। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम गॉन्डियर ने देखा और इसकी खोज पॉर्टर ने 1945 में की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप्स का होता है। इसे सेल का कंकाल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह 2 टाइप्स का होता है। पहला बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है वो चिकना होता है, वो बस का मतलब संश्लेषण करता है और उसमें है जो कोई कण नहीं चिपक पाते चिकनाई के बाद। और दूसरा होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिससे वो क्या है, राइबोसोम का कण पाए जाने की वजह से वो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को उत्तेजित करता है। ये नहीं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, नहीं, वो राइबोसोम के जो कण उसमें पाए गए हैं, तो राइबोसोम के कण, क्योंकि राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इस वजह से वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर अगला हमने पढ़ा था राइबोसोम। तो राइबोसोम है ये कोशिका की सबसे छोटी संरचना होती है और इसकी जो खोज है जॉर्ज एमिल पेलेट ने 1955 में की थी। इसी वजह से इसको पैलाटिक कण भी कहा जाता है। इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इससे आगे हम मतलब अगला देखेंगे, इसका अगला क्या है, तो अगला हम देखते हैं लाइसोसोम, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आप उसको भी जानेंगे कि लाइसोसोम को और किस उससे जाने जाता है। लाइसोसोम आगे हम पढ़ेंगे उससे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम का पहला क्वेश्चन कि लाइसोसोम की खोज किसने की, पहला क्वेश्चन। तो इसकी खोज वैसे हम शॉर्टकट में सब जानते हैं कि डी डुबे, सब जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, क्रिश्चियन डी डुबे। इनका पूरा नाम क्या है, क्रिश्चियन डी डुबे। ठीक है, तो किसने खोज की, लाइसोसोम की खोज किसने की, क्रिश्चियन डी डुबे ने की। और इसको जो नाम लाइसोसोम नाम किसने दिया, तो नोविकोव। किसने दिया, नोविकोव ने दिया, नोविकोव ने दिया। ठीक है, अब इसका निर्माण जो होता है वो कैसे, तो किसके द्वारा होता है, तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा होता है इसका निर्माण, गोल्जी बॉडी के द्वारा। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, जिसका आकार जो होता है वो क्या होता है, अंडाकार होता है। किस टाइप का होता है इसका आकार, अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। और इसके अन्य नाम भी हैं,
इसको मतलब लाइसोसोम को और हम अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? तो इसे आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, मतलब आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और इसको डाइजेस्टिव अपरेटस भी कहते हैं, सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल भी कहते हैं। इसको ये नाम क्यों दिए गए? क्योंकि इसने कोई ऐसा वर्क किया हुआ होगा जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया। तो इसको हमने इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? इसमें कई प्रकार के क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, एक मतलब जैसे कि भक्षण मतलब पाचन निगलने की, जो इसमें निगलने में क्या भक्षण करने में सहायक होते हैं, इस निगलने की उनमें क्रिया पाई जाती है। तथा कोशिका का जीवन काल जब पूरा हो जाता है, जैसे कि ये सेल है, जैसे एक सेल है, इसका जीवन काल पूरा हो गया, ठीक, इसका जब जीवन काल पूरा हो जाता है तो इसको ये क्या करता है, ये अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, मतलब वहीं पर, इसीलिए तो इसको आत्महत्या की थैली कहा गया है, सुसाइडल है। तो अपने आप को इस जब कोशिका का जीवन काल खत्म हो जाता है तो जीवन काल पूरा होने पर ये संपूर्ण कोशिका को क्या कर देता है, भक्षण कर लेता, पाचन कर लेता है उसका, इसलिए इसको डाइजेस्टिव अपरेटस कहा जाता है। जब ये लाइसोसोम ही फट जाएगा तो सब क्या है, जैसे न्यूक्लियस होता है, एक कोशिका है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस सबको कंट्रोल रखता है ना, कौन कैसे काम कर रहा है, कहाँ किसकी जरूरत है। अब जैसे गोल्जी बॉडी का काम क्या था, ऊर्जा प्रोटीन की जहाँ कमी है वहाँ लेकर जा रहा था, और लाइसोसोम भी सबको देखे रहता है कि सब मतलब अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जब नहीं कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, सुसाइड कर लेता है अपने आप की। जैसे इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा गया है, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके अंदर क्योंकि पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर मतलब किसी दूसरी सेल को निगलने की वो शक्ति होती है। कहते हैं कि जैसे हमें अगर कहीं चोट लग जाती है बहुत तेज, अभी जैसे हमें किसी ने मार दिया, बहुत तेज से डंडा मार दिया, ठीक, अब वो बहुत तेज ज़्यादा लग गया है तो क्या होगा, वहाँ की जो सेल है वो मर जाएंगी और वो नीला पड़ जाएगा एकदम से। जब नीला पड़ जाएगा तो जब तेज से अगर लगा है तो वो एकदम नीला, जब काला टाइप का पड़ जाता है तो वहाँ का लाइसोसोम भी क्या होता है, लाइसोसोम मर जाता है अगर उस जगह काला हो गया है। तो अगर हम उसी मतलब घाव की हम किसी गर्म चीज़ से सिकाई करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देखते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी उसमें जिस छिड़काव टाइप का उसको मतलब एनर्जी टाइप आने लगती है, तो लाइसोसोम क्या है, जिंदा होने लगता है। जब लाइसोसोम जिंदा हो जाता है तो जो वहाँ की मरी हुई थी तो जो वो धीरे धीरे हम देखते हैं वो हमारा कलादाग खत्म हो जाता है, तो उसका भक्षण कौन कर लेता है, तो उसका भक्षण कर लेता है लाइसोसोम, क्योंकि इसका कार्य ही निगलना और भक्षण करना होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। तो लाइसोसोम का कार्य होता है भक्षण करना, निगलना, इसको आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव अपरेटस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाचन मतलब ये संपूर्ण कोशिका का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल भी कहा जाता है। अब इसकी खोज आप देख लेंगे, क्रिश्चियन डिडोबे ने की थी, इसको नाम नोविकोफ ने दिया था। इसका जो निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। इससे जो नेक्स्ट मतलब है, जैसे सेंट्रोसोम बचा आपका, स्पायरोसोम बचा, बैकुल्स बचा, बैकुल्स का जैसे जल का संतुलन बनाना होता है सेल में, बैकुल्स बचा, और न्यूक्लियस बचा। न्यूक्लियस मेन होता है उससे, और फिर उसके बाद आपका जो भी मतलब प्रोटोप्लाज्म वगैरह जो भी आपका मतलब एक एक करके बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर क्लास में जो भी मतलब अभी गलतियाँ हो रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।